गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8, 9, 10th के सारे स्टूडेंट्स का वेलकम है। मैं असित भरनदास आज साइंस के इस एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूँ जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम दिखते नहीं हैं, इतने छोटे हैं और सदियों से कितने सारे साइंटिस्ट जो इसमें काम करते हुए आ रहे हैं। आप लोगों को मालूम है, थॉमसन ने कहा कि वो पुडिंग जैसी बात है कि इसमें चार्जेस रहते हैं, पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं। फिर लेकिन सबसे ऑथेंटिक बात जिसने कहा वो कौन थे? वो थे हमारे रादरफोर्ड। रादरफोर्ड ने क्या किया कि एटम के स्ट्रक्चर को वो पता चल सके हम लोगों को। और एटम, जब तक एटम्स का स्ट्रक्चर नहीं पता चल सकता है तब तक साइंस की प्रगति नहीं हो सकती थी। इसलिए रादरफोर्ड ने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए। सबसे ज़्यादा जो सफल एक्सपेरिमेंट हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सिंपल गोल्ड फॉयल है। इसमें आपका अल्फा पार्टिकल्स पे बॉम्बार्डिंग की गई। अल्फा पार्टिकल्स, आप लोगों को मालूम है कि जैसे अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होता है, बीटा नेगेटिव होता है, गामा में कोई चार्ज नहीं होता है, जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह में बाद में हम लोग अभी बताने वाले हैं। ये अल्फा पार्टिकल्स को जब इसमें बॉम्बार्डिंग किया गया है तो बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स है वो सीधे निकल गए और कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे आके ऐसे निकल गए। ये इसका पथ डिफ्लेक्टेड हो गया और कुछ अल्फा पार्टिकल्स जैसे गए थे 180 डिग्री में ये रिबाउंड हो गए। देखा गया है कि एवरी 12,000 में जो है ये अल्फा पार्टिकल्स जो है वो वापस आ रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बाद रदरफोर्ड एक कंक्लूजन किए हैं और ये जो कंक्लूजन है यही एटॉमिक स्ट्रक्चर को हमको बताता है। उनने क्या कंक्लूजन किया है ये आपने देख लिया है कि कुछ सीधे वापस चले गए थ्रू, कुछ डिफ्लेक्टेड हुए, कुछ वापस आ गए। अब हम आपको बताते हैं कि ये इसका कंक्लूजन रदरफोर्ड ने क्या किया। रदरफोर्ड ने कहा कि जो सीधे निकल गया है इसका मतलब क्या, स्पेस बहुत ज्यादा है। किसके अंदर में? ये एटम के अंदर में स्पेस बहुत ज्यादा है। जो डिफ्लेक्टेड हो इसका मतलब यहाँ पे निश्चित रूप से कोई माइनस पार्टिकल है जो अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिव है इसको खींच रहा है और कुछ जो वापस आ गया जाके तो निश्चित रूप से वो किसी पॉजिटिव पार्टिकल से टकराए होंगे। इस कारण से अल्फा खुद पॉजिटिव पार्टिकल होने के कारण वो इस पॉजिटिव पार्टिकल से टकरा के वापस आ गया। ऐसा हुआ होगा और रदरफोर्ड ने इस प्रकार से जो असम्पशन किया उसके बाद उनने एटॉमिक स्ट्रक्चर को, जो मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसको उनने फॉर्मुलेट किया। अब उनने क्या किया? उनने कहा ये है एटम, ये है न्यूट्रॉन, इसमें ये न्यूक्लियस और ये है इसमें न्यूट्रॉन। इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। चार्ज किसमें होता है? प्रोटॉन में। और इसके चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स में के, एल, एम, एन, ओ, पी, ऐसे डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। आपने देखा होगा कि सूर्य को सेंटर में रखते हुए सन बहुत सारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, प्रदक्षिण करते रहते हैं और वो अलग अलग उसके ऑर्बिट से, अलग अलग उसके ऑर्बिटल पीरियड है। ये आपको मालूम है, बुध है, बृहस्पति है, जैसा है। उसी प्रकार से इस न्यूक्लियस को, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इसके चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट डिस्क्रीट ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तब जाके ये एटम बनता है।
लेकिन क्या ये जो बताया गया यही एकमात्र बात थी एटॉमिक स्ट्रक्चर में? जी नहीं। कुछ लोगों ने कहा, जो दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा भाई ऐसा है, ये जो एटम जो अलग अलग डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूम रहे हैं, तो घूमते हुए भी ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अलग अलग ऑर्बिट में घूम रहे हैं, तो घूमते हुए क्या करेंगे? एनर्जी रेडिएट करेंगे। एनर्जी रेडिएट करने का मतलब वो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम नहीं पाएंगे, वो स्पाइरल घूमेंगे, घूमते घूमते कहाँ आएंगे? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में आने से क्या होगा? मॉडल कोलैप्स। मॉडल संभव नहीं है। साइंटिस्ट ने, सारे साइंटिस्ट ने कह दिया कि नहीं, ये रदरफोर्ड का मॉडल गलत है, लेकिन नील्स बोर ने रदरफोर्ड के इस मॉडल को सही साबित किया। कैसे किया? उन्होंने कहा कि ये जब भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, जिस कारण से ये मॉडल स्टेबल है और ये कोलैप्स होने का या न्यूक्लियस में आने का, कोलैप्स होने की कोई संभावना नहीं है। नील्स बोर, तो नील्स बोर जो है, इसको बोला कि ये स्टेबल, ये एक स्ट्रक्चर है एटम का जिसको रदरफोर्ड ने दिया था। रदरफोर्ड का मॉडल यहाँ एस्टेब्लिश हो गई। तब अब लेकिन सवाल ही उठता है कि ये जो अलग अलग ऑर्बिट्स में, जिसको नाम हम दे सकते हैं KLMNOP, कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? उन्होंने एक फॉर्मूला दिया 2n²। आप कहेंगे n क्या है? n है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 2 × 1² = 2, सेकेंड के लिए 2 × 2² कितना हो गया? 8, 2 × 3² = 3 × 9 दूनी 18 हो गया, यानी 2, 8, 18, 32। इस प्रकार से ये मैं आपको सही ढंग से बता दूं, इसमें ये अगर न्यूक्लियस है, ये KLMNOP ऐसा करके है, तो ये होगा 2, 8, 18 है ना, 32, इस प्रकार से। ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ जब हमको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन इस संख्या में न्यूक्लियस के चारों तरफ करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर में 2 पार्टिकल्स रहते हैं, एक न्यूट्रॉन जिसमें कोई चार्ज नहीं है और एक है प्रोटॉन जिसमें पॉजिटिव है, तो ये देखा गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने P है वो उतने ही E है, और इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर भी वही है, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी उतने रहेंगे। अगर इसमें 11 हुआ तो ये भी 11 होगा। अगर ऐसा हुआ तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क आएगा, तो फिर ये फॉर्मूला कैसे फिट होगा? इसके लिए नील्स बोर ने फिर एक चीज कही कि सिर्फ इतनी पर्याप्त नहीं है कि 2n² में ये डिस्ट्रीब्यूट हो। उनने ये कहा कि लास्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा नहीं रहेंगे, अर्थात न्यूक्लियस जो है वो लास्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा कैपेसिटी उसके पास नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को रख सके। तब जाके अब पूरी स्थितियां फिर बदल गई। जब पूरी स्थितियां बदल गई, तब हमारे सामने क्या आया कि 2n² तो है ही है, लेकिन लास्ट ऑर्बिट 8 का रखना पड़ता है। आपने जब पीरियोडिक टेबल कभी आप 9th के स्टूडेंट है या 10th के हैं, जिसके भी है, आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल किताब के पहले पढ़ने में रहता है, उसमें देखा होगा लास्ट में कुछ इनर्ट गैसेस रहते हैं। उस इनर्ट गैसेस में जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें ये 2, 8, 18, 32 करके रहता है, जैसे कि हीलियम ऐसा रहता है। देखिए, ये हम अगर पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो वो ये जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, जेनॉन है, रेडॉन है, इन सब के पास भी लास्ट ऑर्बिट ये ऑक्टेट पूरे रहते हैं, 2, 8, 8 ऐसा करके रहते हैं।
इस कारण से ये इनर्ट गैस कहलाते हैं। अर्थात जब लास्ट ऑर्बिट में ये कंडीशन पूरा हो जाए तब वो इनएक्टिव हो जाता है, उसको किसी के साथ केमिकल रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए इसको कहते हैं इनर्ट गैस। अब हम एक मिनट ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं और इसके बाद ये बताते हैं कि केमिकल फार्मूला और इस इनर्ट गैस और ये जो ऑक्टेट है, मतलब लास्ट ऑर्बिट में क्या रिलेशनशिप है। आप बैठिए, 2 मिनट में वापस आते हैं। सो वेलकम टू आवर एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लासेस। तो अभी हम बता रहे थे आपको, ये देखिए इसमें ये सारे इनर्ट गैसेस है। अब इनर्ट गैसेस क्यों हैं? क्योंकि इसकी जो है ये टोटल एटॉमिक नंबर 2, तो इसके लास्ट ऑर्बिट में 2 है। नियॉन का 10, लास्ट में 8 है, 2 8। आर्गन का 18 है तो 8, क्रिप्टॉन का भी 36 है तो 8, ज़ेनॉन का 54 है। यानी कि सारी की सारी इन जो एलिमेंट्स है, गैसेस है, इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं? 8 है। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि इनको अब एटॉमिक रिएक्शन की ज़रूरत नहीं है। इससे ये मैसेज हमको मिलता है कि एटॉमिक रिएक्शन उसको ज़रूरत पड़ेगी जिसका ये ऑक्टेट पूरे नहीं है, और इसी से हमारा कंसेप्ट एक आगे बढ़ता है। और उस सबसे पहला कंसेप्ट हम उसको बोलते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम 2 एलिमेंट ले लेते हैं जो जिसको लेना बहुत इजी भी है, समझने के लिए भी और बोलने के लिए भी। पहला है सोडियम। आपको मालूम है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, यानी इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? नील्स बोर का 2n² फॉर्मूला के हिसाब से वो होगा 2H और 1। क्लोरीन ले लेते हैं 17, 287। अब यहां पे हम देखते हैं पहला और दूसरा ऑर्बिट में तो 2 8 है, थर्ड ऑर्बिट में 1 है, इसके 7 है। तो निश्चित रूप से जब सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे से रिएक्ट करना चाहेंगे, ये एक इसको देना चाहेगा और ये इससे एक लेना चाहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2 8 और ये कितने हो जाएंगे? 2 8 8। अब आप देखिए 2 8 यानी कि ये हो गया नियॉन और ये हो गया आर्गन। अर्थात जिस सोडियम क्लोराइड को, नमक जिसको कहते हैं, इसको जब हम खाते हैं हम इस बात की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन स्टेबल बनने के लिए ये आर्गन और नियॉन का एक स्ट्रक्चर लेके बैठा हुआ है। इस चीज को समझने के लिए ये सोडियम और क्लोरीन का एग्जाम्पल लिया गया है। इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? जितना लास्ट ऑर्बिट में, इसमें 3 ऑर्बिट हैं, इसमें भी 3 ऑर्बिट है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, यानी कि लास्ट ऑर्बिट में जितना उसका है। क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में 7 है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7। अब सवाल उठता है, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी क्या चीज है? और यहीं से पूरा केमिस्ट्री का खेल शुरू होता है। आप जब केमिस्ट्री आगे चल के और पढ़ेंगे तो ये वैलेंसी के बगैर आप एक पाँव नहीं आगे बढ़ सकते। वैलेंसी वो चीज है कि इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ये इस प्रकार से इनर्ट गैस बनने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए इसको जितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है या जितना इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट करने की जरूरत है, लेने की जरूरत है या शेयर करने की, या तो आप डोनेट करेंगे या रिसीव करेंगे या शेयर करेंगे। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल शेयर करूंगा। ये तो डोनेट का रिसीव का आपने देख लिया है। और अगर आप रोज, अभी गर्मी का महीना भी है, अक्सर पानी पीते हैं हम लोग, लेकिन पानी पीते वक्त हम दिमाग में हमारा कुछ भी नहीं रहता है। हमारे दिमाग में ये नहीं रहता है कि हम कर क्या रहे हैं। हमारे दिमाग में ये नहीं रहता है कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रोल है। H2O
इसका एटॉमिक नंबर 1 और इनका एटॉमिक नंबर कितना है अपना 8। अर्थात हाइड्रोजन एक है जो वो शेयर करना चाहेगा, और ऑक्सीजन ये देखिए, ये ऑक्सीजन है, इसमें लास्ट ऑर्बिट में इसके है 1 2, ये 8 है ना, 8 है 2 6, तो लास्ट ऑर्बिट में कितने हो गए 6, यानी ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये हो गया इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट ऑर्बिट में कैसे हो गया 1 2 3 4 5 6, एक हाइड्रोजन आया, इसके पास सिर्फ एक है, ये इसके साथ जोड़ के ये देखिए हीलियम की श्रेणी में आ गया, ये संतुष्ट हो गया। ऑक्सीजन एक और हाइड्रोजन चाहिए, उसके पास भी एक है, तो ये इसके साथ मिलके ये भी सेटिस्फाइड हो गया था। ऑक्सीजन इसका एक लेके ये 6 और ये 2 8 करके ये भी सेटिस्फाइड हो गया। इस प्रकार से ये वाटर बना जिसको हम पीते रहते हैं। ये जब तक ये ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, जब तक इसके लास्ट ऑर्बिट के क्राइटेरिया पूरे नहीं होंगे, तब तक पानी के रूप में जिसको हम देखते हैं हमको नहीं मिल सकता है। और ये इसकी खासियत है, और इसीलिए इसको वैलेंसी कहते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में काम आते हैं वो उसकी वैलेंसी है, जितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाते हैं वो वैलेंसी है, जितने इलेक्ट्रॉन्स रिसीव किए जाते हैं वो उसकी वैलेंसी है। अर्थात इस वैलेंसी के बगैर हम किसी भी केमिकल सब्सटेंस की फॉर्मूला की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब छोटा सा उदाहरण हम देखें, आज की इस क्लास को खत्म करना चाहेंगे कि केमिकल फॉर्मूला में वैलेंसी का क्या रोल है। द रोल ऑफ वैलेंसी इन केमिकल फॉर्मूला। देखिए, अब हम चाहते हैं कि Na2CO3 है, सोडियम और कार्बोनेट, ये आपका जो ग्रुप है, कार्बोनेट की वैलेंसी है 2, आपको मालूम है सोडियम की वैलेंसी है 1। तब क्या होगा, ये कार्बोनेट की चूंकि 2 वैलेंसी है, अर्थात इसको 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करना जरूरी है, क्योंकि वैलेंसी 2 है इसकी, इसलिए ये 2 सोडियम को लेगा, तब जाके ये एक सोडियम, ये एक सोडियम, तब जाके Na2CO3 ये फॉर्मूला बनता है। और सोडियम की वैलेंसी 1 है, इसलिए एक कार्बोनेट से काम चलेगा। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम की वैलेंसी 2 है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, इसलिए कैल्शियम 2 क्लोरीन लेगा, कैल्शियम 2 क्लोरीन लेगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है, मतलब 2 इसको चाहिए सेटिस्फेक्शन के लिए, स्टेबल बनने के लिए। और क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, एक कैल्शियम से काम चलेगा, इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाता है CaCl2। कैल्शियम को 2 क्लोरीन चाहिए और क्लोरीन को 1 कैल्शियम चाहिए। इस प्रकार से जब हम वैलेंसी को समझते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो समझते हैं, और किस जितने एलिमेंट्स हैं उसके एटॉमिक नंबर और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने बताया था अभी क्लोरीन सोडियम और क्लोरीन में, वैसे सारे डिस्ट्रीब्यूशन, कभी मौका मिलेगा ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं 2n² फार्मूला और लास्ट ऑर्बिट में जो 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये हम आपको फिर से एक बार रिवीजन के तौर पे निश्चित रूप से आपको बताएंगे। हमें उम्मीद है कि आज का ये जो क्लास है ये आप लोगों को बहुत कुछ मदद करेगा, समझ में आया होगा। फिर भी कभी कोई डाउट रहता है तो निश्चित हमसे संपर्क कीजिए, मेरा नंबर भी मैं आपको शेयर करूंगा। इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक जो है लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसमें कमेंट भी डालिए और अपने दोस्तों में, अपने यारों में, सब में इसको शेयर कीजिए।